Good afternoon, everyone. Today we are going to start our next unit of your chapter, ruling the countryside, and this is the fourth part of your chapter. In our last class, we have talked about the crops of Europe. We have talked about the crops of Europe, and we have seen which kind of crops Britishers wanted us to grow, and how indigo becomes famous, and Britishers wanted us to cultivate the indigo. Now today we are going to start and what in Europe, how the demand for indigo raised and how the cultivators of Europe pressurized government to ban the import of indigo. Okay. So today we are going to start with how Britishers turned to India because of the high raising demand of indigo. In Europe, Britain turns to India. Britain wants India to cultivate indigo and import it to Europe. So, faced with the rising demand for indigo in Europe, the company in India looked for ways to extend the area under cultivation. अब इंडिगो की जो डिमांड है, आप सबने देखा यूरोप में बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही थी, बहुत ज्यादा बढ़ रही थी, क्योंकि इंडिगो बहुत अच्छा कलर दे रहा था और इंडिगो की जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही थी। जो क्लोथ मैन्युफैक्चरर थे वो बहुत ज्यादा डिमांड कर रहे थे इंडिगो, ठीक है। तो जो कंपनी है वो अपना एरिया इंडिया में अपना एरिया एक्सटेंड करना चाह रही थी कल्टीवेशन के अंदर। वो चाहती थी कि हमारा एरिया जो है कल्टीवेट, जो इंडिया का एरिया है वो ज्यादा से ज्यादा इंडिगो कल्टीवेट करे, ठीक है, जिससे कि यूरोप की जो डिमांड है वो फुलफिल हो सके। नाउ इंडिगो कल्टीवेशन इन बंगाल एक्सपेंडेड रैपिडली। 1890s के टाइम पे जो है बंगाल में जो इंडिगो की कल्टीवेशन है वो बहुत ज्यादा एक्सपेंड होने लग गई थी, ठीक है। 1890s के टाइम पे बंगाल इंडिगो केम टू डोमिनेट द वर्ल्ड मार्केट। बंगाल में जो इंडिगो कल्टीवेट हो रहा था वो वर्ल्ड मार्केट को डोमिनेट कर रहा था। मतलब इतना अच्छा क्वालिटी का इंडिगो वो कल्टीवेट कर रहे थे कि वर्ल्ड वाइड बहुत ज्यादा डिमांड थी हमारे बंगाल इंडिगो की। In 1788, only 30% of the indigo imported into Britain was from India. Now, this is indigo cultivation in Bengal expanded rapidly in 1790s होगा यहाँ पे, ओके। जो 1788 में है जो बंगाल इंडिगो इंपोर्ट होता था ब्रिटेन में इंडिया से वो 30% था, बट 1810 तक, ठीक है, 1810 तक जो परसेंटेज है वो राइज हो गया। कहाँ तक? 95%। 95% मतलब 95% आपका जो इंडिगो इंपोर्ट हो रहा था वो कहाँ से हो रहा था? बंगाल से हो रहा था, ओके। नाउ इंडिगो ट्रेड ग्रू। हाउ इंडिगो ट्रेड ग्रू, ठीक है, कैसे इंडिगो का जो ट्रेड है, बिजनेस है, वो बढ़ते जा रहा था। कमर्शियल एजेंट्स मतलब ट्रेडर्स, ठीक है, जो नॉर्मली कैश जो अपनी मार्केट को इंक्रीज करना चाहते हैं, अपने बिजनेस को इंक्रीज करना चाहते हैं। तो जो कमर्शियल एजेंट्स और ऑफिशियल्स थे कंपनी के, उन्होंने क्या किया? इंडिगो की प्रोडक्शन में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि क्यों इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया? क्योंकि आप सबको पता है कि जो इंडिगो की डिमांड है ब्रिटेन में ज़्यादा इंक्रीज होती जा रही थी और इंडिगो का जो इम्पोर्ट था वो भी बहुत ज़्यादा क्या हो रहा था? एक्सटेंड हो रहा था। 50% से 95% तक चला गया था, ठीक है। तो इससे क्या हुआ? जो बहुत से एजेंट्स थे, कमर्शियल एजेंट्स थे, ऑफिसर्स थे कंपनी के, उन्होंने क्या किया? उन्होंने इंडिगो में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया था। कंपनी ऑफिशियल्स लेफ्ट देयर जॉब्स टू लुक आफ्टर देयर इंडिगो बिजनेस। जो कंपनी ऑफिशियल्स थे, बहुत से ऐसे ऑफिशियल्स थे, उन्होंने क्या किया? अपनी जॉब को लेफ्ट कर दिया, ठीक है। दे लेफ्ट देयर जॉब एंड स्टार्टेड इंडिगो बिजनेस, और उन्होंने इंडिगो का बिजनेस स्टार्ट कर दिया था।
Attracted by the prospect of high profits, numerous Scotsmen and Englishmen came to India and became planters. ठीक है, अब प्रॉफिट इंडिगो में इन्वेस्ट कर रहे थे, इंडिगो से प्रॉफिट भी बहुत ज्यादा हो रहे थे, तो बहुत सारे स्कॉट्समैन मतलब स्कॉटिश पर्सन और इंग्लिशमैन जो थे मतलब ब्रिटिशर्स ही मान लो आप, वो क्या कर रहे थे, वो इंडिया में आ रहे थे और यहाँ पे इंडिया में आके क्या कर रहे थे, प्लांटर्स बन रहे थे, राइट। Those who had no money to produce indigo could get loans from the company and the banks that were coming up at the time. अब जिसके पास पैसा नहीं था इंडिगो प्लांट करने के लिए, वो क्या कर रहा था, वो लोन ले रहा था, वो कंपनी से लोन ले रहा था, बैंक से लोन ले रहा था और इंडिगो को प्रोड्यूस कर रहा था, ठीक है। तो दीज वर सम ऑफ द थिंग्स जिससे कि इंडिगो जो है ग्रू होने लग गया। देखो कमर्शियल ऑफिसर्स, कमर्शियल एजेंट्स जो थे कंपनी का, वो भी इन्वेस्ट कर रही थी, अब पैसा लगा रही थी, ठीक है। अब नॉर्मल सी बात है, अगर किसी चीज से पैसा मिल रहा है और पुअर को भी जिससे अगर पैसा मिल रहा है तो वो डेफिनेटली उसी चीज में जाएंगे ना। तो कमर्शियल एजेंट्स भी क्या कर रहे थे, वो भी इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर चुके थे। कंपनी ऑफ बहुत से कंपनी ऑफिशियल्स ने अपनी जॉब को भी क्या कर दिया था, छोड़ दिया था, ठीक है। और इंडिगो में क्या कर रहे थे, वो इंडिगो का बिजनेस करना स्टार्ट कर रहे थे। और स्कॉट्समैन और इंग्लिशमैन को भी लगा कि इंडिगो में तो हमें बहुत प्रॉफिट मिल रहा है, तो वो भी क्या है, इंडिया में आके प्लांटर्स बन गए। प्लांटर्स बन गए मतलब यहाँ पे इंडिगो का प्लांटेशन करने लग गए और यहाँ पे इंडिगो का बिजनेस करने लग गए, ठीक है। दोज हु हैड नो, अगर किसी के पास पैसा नहीं है तो बैंक और कंपनी से क्या दे रही थी, लोन्स दे रही थी। तो इस क्वेश्चन अराइजेस हाउ इंडिगो ट्रेड grew in India. How did indigo trade grew in India? You can answer, you can simply give these 4 points, okay. Now look at this picture. This is the picture, the slave revolt in Saint Domingue. Saint Domingue आपका फ्रेंच कॉलोनी है, ठीक है, कैरेबियन सी में, मतलब अमेरिका में कैरेबियन है, वहाँ पे सेंट डोमिंगो एक फ्रेंच कॉलोनी थी। अगस्त 1791 की ये पिक्चर है। किसने पेंट की है, जनवरी शुडोलस्की ने इसको, शुडोलस्की ने क्या किया, पेंटिंग को पेंट किया है। Slave revolt in Saint Domingue. In the 18th century, French planters produced indigo and sugar in the French colony of Saint Domingue in the Caribbean islands. 18th century में जो फ्रेंच प्लांटर्स थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इंडिगो और शुगर, जो सैन डोमिंगो की फ्रेंच कॉलोनी थी वहाँ पे इंडिगो और शुगर को क्या किया, ग्रो करना स्टार्ट कर दिया। जो अफ्रीकन स्लेव्स थे, आप अभी जाएंगे, अभी अपनी फर्दर क्लासेस में जाएंगे तो आप पढ़ोगे कि अफ्रीकन को कैसे स्लेव्स बना के डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में लेके गए थे वो। तो जो अफ्रीकन स्लेव्स थे, उन्होंने प्लांटेशन में वर्क करते थे और उन्होंने क्या है, एक रिबल कर दिया, अपोजिशन ने क्रिटिसाइज किया। 1791 में उन्होंने उनके अगेंस्ट वो खड़े हुए, उन्होंने आवाज उठाई। बर्निंग द प्लांटेशन एंड किलिंग देयर रिच प्लांटर्स। कैसे आवाज उठाई, उन्होंने प्लांटेशन को बर्न कर दिया, मतलब प्लांटेशन को उन्होंने जला दिया और जो रिच प्लांटर्स थे उनको मार दिया उन्होंने, ठीक है। इन 1792 फ्रांस और ये सब देख के फ्रांस ने क्या किया, 1792 में जो स्लेवरी थी, ठीक है, फ्रेंच कॉलोनीज में जो स्लेवरी थी उसको अबॉलिश कर दिया था। एंड दीज इवेंट्स लेड टू द कोलैप्स ऑफ द इंडिगो प्लांटेशंस ऑन द कैरिबियन आइलैंड। और इस वजह से ही जो अमेरिका में जो इंडिगो प्लांटेशंस थी उसमें कोलैप्स आ गया था, मतलब वो लो हो चुका था। इस वजह से अब वर्ल्ड वाइड जो डिमांड हो रही थी इंडिगो की, वो क्या है, वो फुलफिल हो नहीं पा रही थी, ठीक है। इससे क्या हुआ, इंडिया का जो प्लांटेशन सिस्टम था उसकी डिमांड इंक्रीज हो रही थी, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, आगे पढ़ेंगे कि हम कैसे इंडिया में प्लांटेशन सिस्टम को, और इंडिया में जो इंडिगो प्लांटेशन था वो राइज हुआ। Crops of Europe, how was indigo cultivated? Now, the next topic of crops of Europe is, how was indigo cultivated? Indigo को cultivate कैसे किया गया?
Systems of indigo cultivation. There were two major systems of indigo cultivation. क्या थे वो systems? First था niche cultivation, दूसरा था rayoti. अब niche क्या है? The planters produce indigo in land that we directly control. Planters क्या कर रहे थे? निज सिस्टम का मतलब क्या है? निज इंडिगो कल्टीवेशन का मतलब है कि जो प्लांटर्स थे वो इंडिगो लैंड में प्लांट करते थे दैट वी डायरेक्टली कंट्रोल. जो प्लांटर्स थे जो डायरेक्टली कंट्रोल कर रहे थे इंडिगो को, ठीक है, दैट इज निज सिस्टम. द प्लांटर प्रोड्यूस इंडिगो इन लैंड दैट वी डायरेक्टली कंट्रोल. जो भी प्लांटर्स होते थे वो जिस भी लैंड में इंडिगो प्रोड्यूस करते थे उसमें वो डायरेक्टली कंट्रोल रखते थे. He either bought the land or rented it from other zamindars and produced indigo by directly employing hired laborers. नेक्स्ट कल्टीवेशन में क्या होता था? जो कंपनी होती थी या तो लैंड को परचेज कर लेती थी या फिर जमींदार से वो रेंट पे ले लेती थी, ठीक है. और इससे क्या होता था? जो भी आपका इंडिगो प्रोड्यूस होता था एंड प्रोड्यूस इंडिगो बाय डायरेक्टली एम्प्लॉइंग हायर्ड लेबर्स. वो जो भी इंडिगो को कैसे प्रोड्यूस करती थी? लेबर्स को हायर करके, लेबर्स को काम पे रख के. दिस इज निच प्लांटेशन, निच सिस्टम ऑफ इंडिगो कल्टीवेशन. और ये रयोती क्या था? हमने अपनी लास्ट क्लासेस में पढ़ा. रयोत का मतलब क्या होता है? कल्टीवेटर. तो ये रयोती सिस्टम क्या था? रयोती इंडिगो कल्टीवेशन. द प्लांटर्स फोर्स द रयोट टू साइन अ कॉन्ट्रैक्ट एंड अग्रीमेंट. सट्टा बोलते हैं हम, ठीक है. प्लांटर्स जो थे, अब देख हमने अभी पढ़ा कि कौन प्लांटर्स बन रहे थे? कंपनी ऑफिशियल्स बन रहे थे, ठीक है, स्कॉट्समैन, इंग्लिशमैन, प्लांटर्स बन रहे थे यहाँ पे आके. तो ये जो प्लांटर्स थे वो क्या कर रहे थे? रयोट को मतलब कल्टीवेटर्स को क्या कर रहे थे? फोर्स कर रहे थे कि आप एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कीजिए, हमारे साथ अग्रीमेंट कीजिए. ये इनको फोर्स कर रहे थे. अभी हम रयोट के बारे में और पढ़ेंगे, उससे पहले हम प्रॉब्लम्स देखते हैं निच कल्टीवेशन. निच कल्टीवेशन आपको मैंने बताया क्या है. निच कल्टीवेशन मीन्स जो भी प्लांटर होता था उसके डायरेक्टली कंट्रोल में होता था इंडिगो का प्रोडक्शन जो होता था, ठीक है. और वो क्या करता था? लेबर्स को हायर कर देता था. बट निच कल्टीवेशन में बहुत ज्यादा, निच मतलब भी समझ आ रहा है हिंदी में कि मतलब स्वयं निच, ठीक है. तो निच कल्टीवेशन की क्या प्रॉब्लम थी? दिस लुक्स एट सम ऑफ द प्रॉब्लम्स of niche cultivation. The planters found it difficult to extend the area under niche cultivation. जो planters थे उनको बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हो रही थी niche cultivation के अंदर अपने एरिया को एक्सटेंड करना. क्यों? क्योंकि जो इंडिगो could be cultivated only on fertile lands and these were already densely populated. इंडिगो जो था कहाँ पे कल्टीवेट हो सकता था? जो बहुत ज्यादा फर्टाइल लैंड होती है वहीं पे कल्टीवेट हो सकता था. और वो जो फर्टाइल लैंड के आसपास का एरिया था वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा पॉपुलेटेड था. मतलब वहाँ पे बहुत से लोग रहते थे. डेंसली पॉपुलेटेड का मतलब लोग बहुत रहते हैं वहाँ पे और वो ऑलरेडी वहाँ पे काम कर रहे हैं, राइट. Only small plots scattered over the landscape could be acquired. बहुत ही छोटी लैंड और प्लॉट थी उनको क्या है मिल पाती थी कल्टीवेशन के लिए. Planters needed large areas in compact blocks to cultivate indigo in plantation. अब जो प्लांटर्स थे उनको बहुत बड़े बड़े ब्लॉक चाहिए होते थे इंडिगो को कल्टीवेट करने के लिए थे. बट निच कल्टीवेशन में ये जो भी प्लांटर्स हैं उनको फर्टाइल लैंड मिल नहीं पा रही थी क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड थे. लोग वहाँ पे काम कर रहे थे और उनको छोटे छोटे प्लॉट से मिल पा रहे थे और उसमें इंडिगो को कल्टीवेट करना बहुत ज्यादा बेनिफिशियल नहीं होता था. और प्लांटर्स को बहुत बड़े बड़े कॉम्पैक्ट ब्लॉक चाहिए थे इंडिगो को कल्टीवेट करने के लिए. क्योंकि प्लांटेशन क्या होता है? एक बहुत बड़ी सी लैंड होती है जहाँ पे आप कोई भी क्रॉप को ग्रो करते हो. तो वेयर कुड दे गेट सच लैंड फ्रॉम? अब जो प्लांटर्स हैं उन्हें ऐसी लैंड कहाँ से मिली? They attempted to lease in the land around the indigo factory and evict the peasants from the area. Now अब वो क्या करते थे? वो ट्राई करते थे कि जो भी आसपास जो भी इंडिगो फैक्ट्री है वहाँ के आसपास का जो एरिया है वो उसको क्या कर ले? लीज में ले ले मतलब रेंट भी होता है, ठीक है.
एंड इविक्ट द पीजेंट्स फ्रॉम द एरिया। और जो पीजेंट्स रहते थे उनकी लाइफ में बहुत ज्यादा दखल अंदाजी करते थे। इविक्ट का मतलब होता है दखल अंदाजी करना। बट दिस ऑलवेज लेड टू कॉन्फ्लिक्ट्स एंड टेंशन। और इससे हमेशा क्या होता था, बहुत से टेंशन अराइज होते थे, कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होते थे। ठीक है। नॉर वॉज लेबर इजी टू मोबिलाइज। अब मोबिलाइज मतलब मूव करना। जो लेबर होता था उसको भी इजीली मूव करना, ठीक है, इजीली एक जगह से दूसरी जगह लेके आना भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी। ठीक है, लेबर भी इजीली आते नहीं थे। लार्ज प्लांटेशन रिक्वायर्ड अ वास्ट नंबर ऑफ हैंड्स टू ऑपरेट। अब लार्ज लैंड जो है उसको क्या रिक्वायर्ड होते हैं, उसे क्या चाहिए होता है कि बहुत सारे लोग वहाँ पे काम करेंगे, बहुत सारे लोग काम करेंगे तभी हम वहाँ की जो प्लांटेशन है हो पाएगी ना। अब लार्ज प्लांटेशन के लिए बहुत सारे नंबर्स भी चाहिए होते थे, मतलब बहुत सारे लोग भी चाहिए होते थे काम करने के लिए। लेबर वॉज नीडेड प्रिसाइजली एट अ टाइम व्हेन पीजेंट्स वर यूजुअली बिजी विद देयर राइस कल्टीवेशन। अब लेबर भी चाहिए होता था, बट जो पीजेंट्स होते थे, ठीक है, जिससे काम करवा सकते थे, जो पीजेंट्स होते थे, अब वो राइस कल्टीवेशन में बिजी रहते थे, तो वो इजीली क्या है, उनसे काम नहीं, वो उस टाइम पे इंडिगो को कल्टीवेट करने के लिए खुश नहीं होते थे, राजी नहीं होते थे। So these are some of the problems faced by the niche cultivation. Now there were some more problems. What are these? Just look at the screen. Niche cultivation on a large scale also required many plugs and bullocks. अब देखिए निच कल्टीवेशन जो लार्ज स्केल में हम निच कल्टीवेट करते हैं, निच कल्टीवेशन में जो कल्टीवेट कर रहे हैं इंडिगो, उसमें बहुत सारे प्लग्स भी चाहिए। प्लग्स मतलब जो हल होते हैं, ठीक है, जमीन को खोदने के लिए जो प्लग चाहिए होते हैं, बुलक कार्ड चाहिए होते हैं, वो बहुत सारे चाहिए। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम। 1 बीघा ऑफ इंडिगो कल्टीवेशन रिक्वायर्ड 2 प्लग। अगर 1 बीघा, बीघा मतलब बीघा इज अ मेजरमेंट ऑफ लैंड, ओके। 1 बीघा जमीन में, अगर 1 बीघा जमीन में अगर आप इंडिगो कल्टीवेट कर रहे हो तो उसमें कितने प्लग्स चाहिए? 2 प्लग्स चाहिए। दिस मीन्स दैट अ प्लांटर विद 1000 बीघा वुड नीड 2000 प्लग्स। अब इसका मतलब है कि जिसके पास 1000 बीघा जमीन है, ठीक है, उसको कितने प्लग्स चाहिए होंगे, कितने हल चाहिए होंगे? 2000 चाहिए, राइट। तो बीघा मैंने आपको बताया एक मेजरिंग ट्रेडिशनल यूनिट है मेजरमेंट का, लैंड को मेजर करने का, ठीक है। Investing on purchase and maintenance of plugs was a big problem. परचेज करना, अब प्लग को परचेज करना, बुलक को परचेज करना, उसे मेंटेन करना एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम थी, बहुत ही बड़ी समस्या थी प्लांटर्स के सामने। Nor could supplies be easily got from the peasants since their plugs and bullocks were busy on their rice field. अब सप्लाईज जो पीजेंट से, अब प्लग और बुलॉक्स तो किससे मिलेंगे? पीजेंट से मिलेंगे, फार्मर्स से मिलेंगे ना। अब वो इजीली पीजेंट से मिल नहीं पाते थे क्योंकि जो पीजेंट थे वो राइस फील्ड में, राइस कल्टीवेशन में बिजी रहते थे, उनके प्लग्स और ब्लॉक्स राइस फील्ड में बिजी रहता था। तो अगेन एग्जैक्टली एट द टाइम दैट द इंडिगो प्लांटर्स नीडेड इट, और उसी टाइम पे इंडिगो की भी प्लांटेशन होती थी, उसी टाइम पे इंडिगो की भी जरूरत थी, उसी टाइम पे इंडिगो ग्रो होता था जब राइस कल्टीवेट होता है। तो जो प्लांटर्स थे उन्हें इजीली क्या है, प्लग्स और ब्लॉक्स मिल नहीं पाते थे। Till the late 19th century, planters were therefore reluctant to expand the area under niche cultivation. तो 19th century तक जो planters थे वो बहुत ज्यादा reluctant थे, रिलेक्टेंट है अपने एरिया को निच कल्टीवेशन के अंडर एक्सपेंड करने में, ठीक है। अब रिलेक्टेंट का मीनिंग क्या होता है? हेजिटेट करना, ज्यादा ज्यादा वो इंटरेस्ट नहीं लेते थे क्योंकि उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करने को मिलती थी, ठीक है। लेस देन 25% ऑफ द लैंड प्रोड्यूसिंग इंडिगो वाज अंडर दिस सिस्टम। 25% से भी कम परसेंटेज, कम लैंड जो थी निच सिस्टम के अंडर में काम कर रही थी। बट जो वेस्ट थी, मतलब 75% जो थी वो रयोती सिस्टम में क्या कर रही थी, वो काम कर रही थी, रयोती सिस्टम के अंदर कल्टीवेट कर रही थी। अभी हम पढ़ते हैं रयोती सिस्टम क्या होता है। आपको मैंने बताया रयोती सिस्टम क्या होता है। रयोती सिस्टम मतलब कि जब
लेबर्स को फोर्स किया जाता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट साइन करने में, अग्रीमेंट साइन करने में, दैट इज नोन एज रयोटी सिस्टम। नाउ इंडिगो ऑन द लैंड ऑफ रयोट, रयोट कल्टिवेटर्स की जो लैंड है उनको फोर्स करके क्या है उससे इंडिगो ग्रो किया जाता था। ब्रिटिशर्स प्रेशराइज द विलेज हेडमैन टू साइन द कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द रयोट। ब्रिटिशर्स क्या करते थे, कंपनी क्या करती थी, विलेज के जो हेडमैन होते थे उनको प्रेशर करती थी, उनको धमकियां देती थी कि आप है ना रयोट के कल्टिवेटर्स के बिहाफ पे ये साइन कर दीजिए कॉन्ट्रैक्ट और उनके लैंड पे हम क्या करेंगे, हम खाली इंडिगो ही ग्रो करेंगे। और ऐसा वो क्या करते थे, प्रेशराइज करके वो धमकियां देके वो क्या करते थे, कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाते थे, सट्टा करते थे, एग्रीमेंट करते थे। Those who signed the contract got cash advances from the planters at low rates of interest to produce indigo। और जो भी साइन कर देता था कॉन्ट्रैक्ट उसको कैश, उसको मतलब पैसा जो है एडवांस में दिया जाता था, प्लांटर्स उससे एडवांस में पैसा देता था और बहुत ही लो रेट ऑफ इंटरेस्ट टू प्रोड्यूस, बहुत ही लो रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोन प्रोवाइड करवाता था टू प्रोड्यूस इंडिगो, इंडिगो प्रोड्यूस करने के लिए। फार्मर्स बहुत पुअर होते हैं, पुअर थे उस टाइम पे, ठीक है, पुअर थे, उनके पास पैसा नहीं होता था ग्रो करने के लिए। तो अब इंडिगो के लिए वो क्या करते थे कि प्लांटर्स बोलते हैं अगर आप इंडिगो ग्रो करोगे तो हम आपको एडवांस में कैश देंगे और बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में, बहुत ही लो रेट ऑफ इंटरेस्ट में आपको लोन प्रोवाइड करवाएंगे। But the loan committed the Rayot to cultivate indigo on at least 25% of the area under his holding। बट जो लोन प्रोवाइड करवाता था रयोट को, ठीक है, इंडिगो कल्टिवेट करने के लिए, उसमें से कम जो 25% लैंड होती थी वो ब्रिटिशर्स, वो कंपनी के अंडर होती थी, ठीक है। The planters provided the seed and the drill, while the cultivators prepared the soil, sowed the seed and looked after the crop। जो प्लांटर्स होते थे वो क्या करते थे, वो प्रोवाइड करवाते थे, सीड प्रोवाइड करवाते थे और ड्रिलिंग मशीन, जो ड्रिल्स होते हैं वो प्रोवाइड करवाते थे, ठीक है, जिससे भी आपको लैंड को सही करने के लिए, लैंड के अंदर सीड डालने के लिए वो सब प्रोवाइड करवाते थे। बट जो कल्टिवेटर्स होते थे उनको सॉइल को प्रिपेयर करना होता है कि उसमें कितना फर्टिलाइजर डालना है, कितना मैन्योर डालना है। तो कल्टिवेटर्स सॉइल को प्रिपेयर करते थे, सीड्स को बोते थे और क्रॉप की ध्यान रखते थे, क्रॉप को लुक आफ्टर करते थे। When the crop was delivered to the planter after the harvest, a new loan was given to the rayot and the cycle started all over again। जब क्रॉप जो है डिलीवर किया जाता था प्लांटर को, ठीक है, जब प्लांटर को क्रॉप दी जाती थी, हार्वेस्टिंग के बाद जो क्रॉप प्लांटर को दे दी, अब उसके बाद क्या है, प्लांटर्स हम उसके बाद फिर से नया लोन रयोट को देता था और ये एक साइकिल चल रही थी, ठीक है, कि प्लांटर जो है ये कल्टीवेटर को सीड और ड्रिलिंग मशीन देगा, पैसा देगा, ठीक है, और जो कल्टीवेटर है सॉइल सही करेगा, प्रिपेयर करेगा, उससे बीज बोएगा, क्रॉप को ध्यान रखेगा और हार्वेस्टिंग के बाद क्या कर देगा, प्लांटर को दे देगा। ये जो साइकिल थी चलने लग गई थी, यही चलने लग गया था कि साइकिल चल रही थी ऑल ओवर। Peasants who were initially tempted by the loan soon realized how harsh the system was। ऐसे फार्मर्स और पीजेंट्स जिनको जो बहुत लालच में आ गए थे लोन के कि हमें तो लोन मिल रहा है, हमें पैसे मिल रहे हैं लो रेट ऑफ इंटरेस्ट में, तो हम पैसे कमा सकते हैं, तो बहुत ही जल्दी उन्हें क्या है ये रियलाइज हो गया था ये सिस्टम बहुत ही ज्यादा हार्श है, बहुत ही ज्यादा खराब है। कैसे, अब देखो क्या हो रहा था, the price they got for the indigo they produced was very low and cycle of loan never ended। जो भी इंडिगो के लिए उनको प्राइस मिलता था वो बहुत ही कम प्राइस मिलता था और ये जो साइकिल था साइकिल पे लोन मिलता जा रहा था, ये बढ़ते जा रहा था और उनका जो लोन का कर्जा जो है बहुत ज्यादा उन पे चढ़ गया था। और भी क्या प्रॉब्लम, सबसे फर्स्ट प्रॉब्लम तो ये आपको समझ आई कि क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे थे रयोटी सिस्टम के अंदर की, एक साइकिल चल गया था, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाते थे, फिर लोग जो पीजेंट्स थे बहुत ज्यादा लालच में आ रहे थे लोन के, तो उनके ऊपर लोन पे लोन चढ़ता जा रहा था, तो वो अपना लोन उतार नहीं पा रहे थे। अदर प्रॉब्लम्स क्या थी, देखिए, द प्लांटर्स यूजुअली इंसिस्टेड दैट इंडिगो बी कल्टिवेटेड ऑन द बेस्ट सॉइल्स इन व्हिच पीजेंट्स प्रेफर्ड टू कल्टिवेट राइस,
Indigo, moreover, had deep roots and has exhausted the soil rapidly. After an indigo harvest, the land could not be sown with rice. जो प्लांटर्स थे वो कल्टिवेटर्स को इंसिस्ट करते थे, उनको है ना बहुत ज्यादा इंकरेज करते थे, उनको बोलते थे कि नहीं तुम्हें ना इंडिगो ही कल्टिवेट करना है, ऐसे इंसिस्ट करते रहते थे कि आपको बेस्ट सॉइल में, आपकी फर्टाइल लैंड में आप इंडिगो ही ग्रो करो। तो वो उनको ऐसे इंसिस्ट कर रहे थे फार्मर्स को, पीजेंट्स को, कि आप राइस मत कल्टिवेट करो, आप इंडिगो कल्टिवेट करो, तभी आपको हम लोन देंगे। तो अब पीजेंट्स भी क्या कर रहे थे, इंडिगो ग्रो कर रहे थे। तो जो इंडिगो का प्लांट होता है ना बेटा, उसकी रूट जो होती है वो बहुत ज्यादा डीप होती है, बहुत ज्यादा डीप होती है, जिससे कि जो सॉइल है वो एग्जॉस्ट हो जाती है, खराब हो जाती है जल्दी से। और इंडिगो को हार्वेस्ट करने के बाद वो जो लैंड है उससे आप राइस को ग्रो नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कल्टिवेटर्स के सामने, ठीक है। Now beta, this is the page which is given in your book. Now how was indigo produced? इसमें बताया गया है कि हम इंडिगो को कैसे प्रोड्यूस करते थे। Now this is the land, देखिए एक फैक्ट्री है यहाँ पे, और यहाँ पे आसपास में खेत है इंडिगो के, और ये फैक्ट्री इसलिए बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे जो इंडिगो से डाई बनाई जाती थी वो यहाँ पे प्रिपेयर होती थी। So this is a beater vat, this is a fermenting vat. ये fermenting vat है, ये beater vat है। First of all, what is a vat? A fermenting और storage vessel, जहाँ पे हम स्टोर करके रख सकते हैं चीजें। हम एक पतीला टाइप मान लीजिए, ठीक है, आपने बहुत बार डाई करते हुए देखा होगा मार्केट में, तो बहुत बड़े बड़े पतीले होते हैं, जस्ट लाइक दैट। उस टाइम पे जो वो दैट होता है, जस्ट लाइक दैट उस टाइम पे ये वाली जो जगह है, ये क्या होती थी, बीटर वैट, मतलब बीटर मतलब पीटना, प्लांट्स को पीटना होता था, तो यहाँ पे पीटते थे, फिर फॉर्मेंट करते थे, फॉर्मेंट मतलब बॉयल करते थे ना। हम पढ़ते हैं इसमें कि क्या है, कैसे करते थे। एन इंडिगो फैक्ट्री लोकेटेड नियर इंडिगो फील्ड, पेंटिंग बाय विलियम सिम्पसन 1863। विलियम सिम्पसन ने 1863 में ये पेंट किया था। ये इंडिगो फील्ड के आसपास की क्या है, फैक्ट्री है। The indigo villages were usually around indigo factories owned by planters. कौन ओन करता था, प्लांटर्स ओन करते थे। हार्वेस्टिंग के बाद, आफ्टर हार्वेस्ट, द इंडिगो प्लांट वाज टेकन टू द वैट इन द इंडिगो फैक्ट्री। वैक्स में लेके जाते थे, कि मतलब कि जहाँ पे ये स्टोरेज के लिए लेके जाते थे, ठीक है। इन हार्वेस्टिंग के बाद में 3 or 4 वैक्स वर नीडेड टू मैन्युफैक्चर द डाई। 3 से 4 वैक्स चाहिए होते थे डाई को मैन्युफैक्चर करने के लिए, 3 से 4 तरीके के वैक्स। ईच वैट हैड अ सेपरेट फंक्शन। हर एक वैट का, हर एक स्टोरेज यूटेंसिल का क्या है, वेसल का क्या है, अलग अलग काम होता था। The leaves, first of all, the leaves stripped off the indigo plants were first soaked in warm water in a vat. तो सबसे पहले क्या करते थे, जो इंडिगो प्लांट से आपका लीव जाता था उसको सेपरेट करके क्या है, एक वैट में डाला जाता था, फॉर्मेंट किया जाता था, ठीक है। तो सेवरल आवर्स, बहुत घंटे तक उसको क्या करके, उसको पानी में, वार्म वाटर में भिगो के रखा जाता था। When the plant fermented, मतलब वो फॉर्मेंट हो जाता है, उसके बाद क्या होता था, the liquid begin to boil in bubble। तो 7-8 घंटे उसको गर्म पानी में, थोड़ा गर्म पानी में रखने के बाद उसको क्या करते थे, उसको गर्म करते थे, ठीक है, उसको डालते थे, बॉयल करते थे जब तक उसमें बबल्स नहीं आ जाती है। Now the rotten leaves are taken out। अब बबल अब क्या है, लीव्स तो अच्छी तरीके से उबल चुकी है, तो वो बॉयल हो चुका है, तो वो जो बॉइल्ड लीव्स है, रॉटन लीव्स है, उसको निकाला जाता था और फिर से एक लिक्विड में ड्रेन किया जाता था अलग अलग वैट के अंदर, ठीक है। दैट वाज प्लेस्ड जस्ट बिलो द फर्स्ट वैट, जो उसी के नीचे रखा जाता था। Now in the second vat known as the beater vat, this is the beater vat। second vat में क्या किया जाता था, the solution was continuously stirred and beaten with paddles। ये देखिए, दिस इज अ पीवेंट और इसके हाथ में क्या है, पैडल है। सेकंड उनका प्रोसीजर क्या होता था, प्रोसेस क्या होता था कि वो फर्मेंटेशन के बाद में दूसरे वैट में रखते थे और जो सोल्यूशन में रखते थे, और उसको जो लीव्स है पीटते रहते थे, बीट करते रहते थे जब तक when the liquid gradually turn green and then blue। धीरे धीरे ग्रीन होता था, फिर उसके बाद वो क्या होने लग जाता था, ब्लू होने लग जाता था।
Lime water was added to the wet, नींबू का पानी भी उसमें डाला जाता था. Gradually the indigo separated out in flakes. और धीरे धीरे जो इंडिगो है उसमें से फ्लेक्स में निकलने लग जाता था. A muddy sediment settled at the bottom of the vat and a clear liquid rose to the surface. जो इंडिगो होता था, कलर होता था, वो तो अलग से फ्लेक्स में निकल जाता था और जो खराब पानी होता था वो अलग सेपरेट हो जाता था. The liquid was drained off and the sediment the indigo pulp. अब लिक्विड ड्रेन हो जाता था और इंडिगो पल्प जो रहता है वो अलग रह जाता था और उसे अनदर दूसरे वैट में निकाला जाता था जिसको सेटलिंग वैट बोलते हैं. एंड देन प्रेस्ड एंड ड्राइड फॉर सेल. उसके बाद उसको प्रेस किया जाता था और उसको सेल करने के लिए रखा जाता था. ठीक है, उसको शेप दिया जाता था, प्रेस किया जाता था, उसके बाद उसको सेल करते थे. ना देखिए वुमेन जो है इंडिगो प्लांट को वैक्स में लेके जाती थी. ये दिस इज द फिगर जो बता रहा है कि वुमेन का क्या काम होता था. दिस इज द वैक्स बीटर. ये जो पीजेंट है वो क्या है, वैक्स बीटर है. वो पैडल के साथ खड़ा है जो सोल्यूशन को स्टर करता है, मतलब कि सोल्यूशन को ऐसे चलाता रहता है और उसके बाद उसको मारता है, उस बीट करता है उसको. Now this is the picture. The indigo is ready for sale. Indigo जो है अब ready हो रहा है. Here you can see the last stage of the production. Workers stamping and cutting the indigo pulp that has been pressed and molded. In the background you can see a worker carrying away the block for drying. ये देखो ये क्या कर रहे हैं, इनको स्टैम्प कर रहे हैं, कट कर रहे हैं इंडिगो पल्प को अलग अलग शेप में और मोल्ड में डाल रहे हैं और उसको फिर ड्राई करके बेचने के लिए. और पीछे आप देख रहे हो कि कैसे एक जो पर्सन है वो रेडी हो चुका है इंडिगो, उसको लेके जा रहा है. So class, I hope this is clear to you all. Please read the chapter carefully and if you find any doubt, you can ask me in our next class. Okay class, take care of yourself. Bye bye, I'm ending the meeting.